सचिन के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जैसे भारत का हर पेरेंट मध्यवर्गीय बच्चे को बर्बाद कर देता है पढ़ने के पीछे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये बकवास कर करके सारी प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं हमारे देश में। खूब कोशिश की पर बच्चा विद्रोही था, बच्चा बोला खेलूंगा, घर में पिटता था, जाके बोल को पीटता था उतना ही, और उससे मान खिलाड़ी बन गया। फिर पेरेंट्स ने कहा हमें तो बचपन से ही पता था, क्या पता बचपन से हमने पूरी कोशिश की कि वो ना बन पाए खिलाड़ी, और जब बन गया तो मुझे बचपन से पता था। ये तेवर है। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से पता है मैं किस चीज के लिए बनाऊं, एकदम यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में सीधा चलता रहता है और कई बार सफलता के झंडे गाड़ भी देता है। सफलता की अधिकांश कहानियां इस प्रकार की है। कुछ दूसरे प्रकार की, जिसमें से आपने जो पहले दो लोगों ने करते करते प्रकाश हो गए थे उस रास्ते की बात करें, तो हमने से अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा का मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा का मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं इसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम एक चौथाई होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं होता है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के दो फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला यह है कि किसी किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया किसका क्या हुआ, मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूँ। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स ने बेटा पढ़ लो, कह रहा नहीं पापा मुझे कविता लिखनी, मुझे हिमालय की गोद में जाकर छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को लगे खिसका हो जाएगा, छोड़ दिया, कविता लिखता है, बाद में महाकवि बन गया, उसको पुरस्कार मिला, पेरेंट्स कह रहे बचपन में छोड़ दिया तब से अच्छा कवि बन गया। ऐसी कम घटनाएं हैं ना। ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर उस दिन सोचता कुल्फी वाला ठीक नहीं है, फिर वो लड़का तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेश से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है, चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, उस दिन समझ में आया कि तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी कि एक विकल्प ट्राई किया, मैं विकल्प करियर के सेंस में कह रहा हूँ मैं सिर्फ करियर और भविष्य के सेंस में कह रहा हूँ, बाकी हर सेंस आपकी अपनी सेंस है, चाहे वो सेंस हो चाहे नॉन सेंस कुछ भी हो, मैं केवल करियर के सेंस में कह रहा हूँ। ठीक है, आपने एक करियर ऑप्शन ट्राई किया, मैं करियर बोलूंगा, बीच में करियर ऑप्शन ट्राई किया, कुछ ही दिन में लगा अरे यार ये तो बकवास है, वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला, सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला, डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला, ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है, और किसी को मौका मिला एफ ट्राई किया, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। आप समझे? अपने पेरेंट्स को याद करके बताइए, यार मतलब सोच के बारे में बताइए कि वो जैसे आपके फादर नौकरी करते हैं, तो जो नौकरी कर रहे हैं आपके हिसाब से वो ये वाली नौकरी कर रहे हैं कि ये वाली नौकरी कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति 40-50 की उम्र में हो ना, उससे प्यार मोहब्बत से पूछिए कि आप जो काम करते हैं आप उससे खुश हैं या नहीं है। अगर ईमानदारी से बताए तो, ईमानदारी से ना बताए उसको दूध के अंदर कुछ पिला दीजिए, उसके बाद साइन डाल के पिला दीजिए, हैं सुबह जो होगा सोगा, लेकिन अभी तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना। और उसके बाद जब वो थोड़ा उस मूड में आज तेरा याद वाया चलाएगा, इस मूड में जब वो आ जाए तब उससे पूछिए कि पापा या पापा या चाचा ताऊ आप जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, आप उसमें खुश हैं? उसके बाद पाठ शुरू होगा, अखंड पाठ शुरू होगा, उसके बाद बीच में आंसू भी आएंगे, आवाज भलाई निकलेगी, और फिर उसमें आएगा अरे यार क्या करें, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, क्या करें, मन तो इतना नहीं करता कि उसकी नौकरी पे जाऊं, पर क्या करें, बच्चे कौन पालेगा? फिर आप समझ जाएंगे बहुत मजबूर आदमी है। तो उसके बाद बड़ी इच्छा होती होगी विद्रोह करने की, छोड़ दूंगा नौकरी में, कुछ और करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उस रिस्क की मतलब खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क के रेंज में परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आएंगे, इस वजह से वो रिस्क ले नहीं पाता। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज के 70-80-90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं, उलझे जिंदगी खत्म कर देते हैं। और ऐसी व्यक्ति के लिए कौन सा शेर है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी गाओ गाओ, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बस दिए उठे, तैयार हुए, वही 9:30 बजे लुंज पुंज होकर ऑफिस चले गए, जैसे वो पीछे धक्का दे रहा हो जाने के लिए। फिर वहां जाके अधवारे पड़े हुए हैं, शाम तक पब्लिक आई कि ये काम कर दीजिए, 1 महीने बाद आना, अभी नहीं होगा, लंच टाइम हो गया है, जब तो 12 बजे, हाँ 12 से 4 लंच टाइम होता है। तो वो सरकारी नौकरी वाला आदमी मनहूस नहीं है बेसिकली, वो बेचारा एक ही तरह का काम करते करते जो उसके मन का काम है नहीं, मनहूसीकरण का शिकार हो गया है। कुछ लोग विद्रोह करते कबीर जैसे, ये काम किया, पेरेंट्स ने बोलता कि बेटा सरकारी नौकरी है, बेटा तुम किरानी हो, किरानी मजा समझते हो, पूरे शहर में 4 किरानी है, किरानी बिहार में क्लर्क को बोलते हैं कि पूरे शहर में 4 ही क्लर्क हैं, उनमें से एक तुम हो, ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, पैसे जब निकलने की होंगे तो तब तुम क्लर्क बने हो। बच्चा कह रहा है ऐसा पापा इसको छोड़ रहे हैं, कुछ और करेंगे। बाप ओझा को बुलाया है झाड़ू करवाने के लिए कि बच्चे पर आत्मा चल रही है, झाड़ू कीजिए। ओझा ने खूब झाड़ू मारी, उसने पलट के ओझा का झाड़ू कर दिया, उसके बाद निकाल निकाल झाड़ू किया उसको, फिर बच्चा विद्रोही नहीं मानता, ऐसे विद्रोह किया, कुछ दिन में कुछ और बड़ा कर लिया, पटवारी एग्जाम पास कर लिया। अब बाप सोच रहा है अरे बाप रे बाप, इतना योग्य बच्चा मेरे घर में पटवारी हो गया। तो बच्चा कहता पापा सोच रहे हैं कि ज्वाइन ना करें। पापा ने ओझा को फोन किया, नहीं आऊंगा इस बार भाई, मैं जब से पिछली बार से मेरा बिजनेस स्टार्ट पड़ गया, कोई बुलाता ही नहीं मुझे। बच्चा ज्वाइन नहीं करा, फिर उसने एग्जाम दिया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। ओहो, उसके बाद एग्जाम दिया, डीएसपी हो गया, डीवाईएसपी, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम देके डीवाईएसपी सीओ सर्कल ऑफिसर हो गया है। तो पापा कह बेटा आपको पूरे शहर में उठे मारूंगा, आपको ज्वाइन करूंगा? नहीं पापा, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, मैं भी 24 साल का हूँ और ये समय है आगे बढ़ने का, तो हम आईएएस एग्जाम देंगे पापा। आईएएस एग्जाम दिया, आईएएस भी हो गया। अब तो बाप ने बोलने बंद कर दिया, बाप ने ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? बाप ने कुछ छोड़ देगा, राष्ट्रपति एग्जाम देगा, इसके बाद ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? क्योंकि है बंदे में दम है तो हर चीज खारिज करता है। कुछ दिन गया, 4 महीने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ उसको, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। और आईएएस में ज्वाइन कर लिया, 4 महीने में घर पे आया, पापा के बड़ा बड़ा सामान लेके आए हो,
बोला छोड़ा है पापा, अब क्या करोगे? पापा खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब समझ रहे, बाप जीवित रहेगा, समझ से मर जाएगा। पता लगा बाप को अचानक, बाप दिल पकड़ के अचानक झटका खाया, नीचे गिरा, और उसके बाद फिर उसी खेत में गड़ा जहाँ खेती होनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह का जो आदमी है ना, कमाल तो वही करेगा, सीधी सी बात है। बाकी लोग तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी की तमाम होती है, बाकी तो वही। तो हम एक बात समझ सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचेगा यानी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति ए से बी, बी से सी तक जाए, और सी पे चल रहा था कि एक दिन राम नाम सत हो गया, मूल व्यक्तित्व को तलाश ही नहीं पाया, उससे पहले ही मूल में चला गया। लेकिन संभव है कि इस प्रोसेस में कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रयोग करता रहेगा तो शायद उसको मूल व्यक्तित्व मिल जाएगा, और जिसको मिल जाएगा वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। और इसलिए अगर किसी की पहचान करनी हो कि वो अपने मूल व्यक्तित्व से युक्त कब हुआ, तो जीवन की शुरुआत में दिखेगा या जीवन के अंत में दिखेगा? अंत में दिखने की संभावना ज्यादा है। यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज करे वो अंत में कहाँ रुका, आप समझ सकते हैं कि वो संभवतः उसके मूल व्यक्तित्व के सबसे नजदीक रहा होगा। एक तो ये एक दूसरी कसौटी है, इन दो कसौटियों से आप अपने आप व्याख्या कर सकते हैं। पहली कसौटी, परिवर्तन करते करते कोई व्यक्ति कहाँ रुका। दूसरी कसौटी है कि मूल व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। देखिए, आप ये बताइए, पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते समय आपको बहुत मजा आता है, लगता है कि क्यों ऐसा जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, ये भाव में आता होगा पाठ्यक्रम पढ़ते समय। और कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करते समय वक्त का पता नहीं चलता होगा, है ना? जैसे सोना, जैसे सोना कितना सोना है, जो बस नींद में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, दुनिया में हाथ पैर एकदम मुझे वाले मूड में आप पूरा भजन गा के बता रहे। तो कुछ चीजें ऐसी है कि उसमें इतना मजा आता है, सोना छोड़ के कोई एक्टिविटी करना, जिस एक्टिविटी में आप लोग इतना डूब जाते हैं कि आपका मन करता है कि होता ही रहे, हमेशा होता रहे। और कुछ ऐसा जिसमें समय गुजरता नहीं। ये रिलेटिव जो है ना, जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है सारा, सापेक्षता का, यही तो है कि किसी के साथ बैठे हैं तो चिंता है कि अरे 1 घंटा हो गया, टाइम खत्म ना हो जाए, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और दूसरा व्यक्ति आया है और अब जैसे आया बड़े जगह, और पढ़ाई ठीक चल रही है, ठीक चल रही है, कब जाएगा, जाना भाई, कितना चाटेगा, जाओ। क्योंकि आपका मूल व्यक्तित्व उससे रमता नहीं है, और जहाँ रमता है वहाँ तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कोई कहे अरे हाय दैया 6 बज गए, 6 बज गए, पता भी नहीं चला, मुझे लगा 12:15 होंगे, अभी 12 बजे तो आए थे, 6 घंटे हो गए, क्योंकि वहाँ आप रमे हुए। तो मूल व्यक्तित्व की दूसरी पहचान है जहाँ व्यक्ति रम जाए, रम जाए, रम पिए नहीं, रम जाए, जहाँ व्यक्ति रम जाए, वरना रम पियड़िया हो जाएगी। जहाँ व्यक्ति रम जाए यानी कि डूब जाए, जिस चीज में डूब के मजा आए ना। अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें वो डूब जाता हो, या डूबने का मतलब आनंद में डूब जाना है, डूब जाता हो। जैसे किसी को मजा आता है किसी में गाने में, आपने कहा चल आज से सिंगर बन गया, तो अब दिन भर गा समझता है, और रियाज करता है, नई धुनें बनाता है, फिर जब हो गया रियाज, एक फिल्म में वो गीत आ गया, वो फेमस हो गया, दुनिया भर से बुलावा आता है, जहाँ जाता है वहाँ गाता है, घर पे आता रियाज करता है, नया गीत लिखता है, नया संगीत की धुन रचता है। ये जितना मस्त रहेगा ना, मतलब एक समय के बाद बोरियत इसको भी होगी, अपनी रुचि का काम 24 घंटे करने से बोरियत होती है, तो बीच में ब्रेक मिल जाने से वो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना में जितना खुश रहेगा अपने जीवन से, उसकी बात ये रखोगे। तो जिस काम में आप डूब जाते हो, और मुझे शक है कि आप में से 2-4 बच्चे ऐसे भी जो पढ़ाई में डूब जाते होंगे, आपने जैसे कितना पढ़ना अपने आप में अच्छा लगता है, पढ़ाई आईएएस के लिए तो है, वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपने आप में पढ़ाई के लिए भी मन में आती है कि कुछ नया पढ़ने का मन करता है। हाँ ठीक से पढ़ लो, शर्मा क्या कि कुछ नया पढ़ा, मजा आया, कुछ नया सीख लिया। यही बैठे हैं सुकरात के वंश के लोग, थोड़े से जो बचे हुए दुनिया में ना, सुकरात के वंश के कुछ लोग बचे दुनिया में, वो यही बैठे हुए हैं। अब हम 2 कसौटियां लेकर चलेंगे। ये कसौटियां किसी आचार्य ने बताई हैं, हम कॉमन सेंस से निकाल रहे हैं, हम कबीर को एक फैसला करना चाह रहे हैं। मेरा फैसला तो हज़रत प्रसाद जी करके पहले ही, और वो एक कबीर भक्त हैं। उस फैसले पर मोहर लगाने के तर्क हमारे पास 2 हो सकते हैं। एक ये कि कबीर अपने व्यक्तित्व में बार बार चेंज करके अंततः कहाँ रुके हैं, और दूसरा कबीर अपने व्यक्तित्व के किस पहलू में डूबते हैं, आनंद की स्थिति में आते हैं, चरम मस्ती के भाव में आते हैं। इन 2 कसौटियों का प्रयोग करके अंत में उत्तर एक ही आना है, वो है भक्त। तो हम मानेंगे तो भक्त ही, क्योंकि अभी हिंदी साहित्य में सामान्य राय यही है। चलिए अब आप एक अंतिम सवाल के जवाब बोल दीजिए मुझे, जिससे आपकी एक हमेशा के लिए तनाव दूर हो जाएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनकी हिंदी भाषा अच्छी है किंतु अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं है? हाथ खड़ा करके, संकोच नहीं करना है, खुल के हाथ खड़ा कीजिए, संकोच बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मैं ऐसा 4 ऑप्शन बनाता हूँ, आप अपना चुन लीजिए, और फिर उसमें से बताइए कि आप कौन से वर्ग में आते हैं। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक? हिंदी अच्छी, इंग्लिश अच्छी, हिंदी भी चौपट, इंग्लिश भी चौपट, हिंदी अच्छी, अंग्रेजी चौपट, अंग्रेजी मतलब समझिए, चलो दोनों अच्छी दोनों खराब, हिंदी अच्छी, इंग्लिश चौपट, इंग्लिश अच्छी, हिंदी चौपट, 4 ऑप्शन हैं। तो लेकिन ऐसा खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हिंदी अच्छी का मतलब अगर ठीक ठाक हिंदी लिख लेते हैं बिना शुद्धियों के, मतलब 1-2 शुद्धियां पेज में चल जाएंगे, उससे ज्यादा ना हो, तो अच्छी हिंदी मान लीजिए। तो आप में से कितने लोग पहले वर्ग में आते हैं? हिंदी भी अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाषाओं पे ठीक ठाक कमांड हमारी है। ऐसे लोग करीब 30 के आसपास है, और दोनों में चौपट जो है ना, हिंदी ठीक से आती है ना इंग्लिश ठीक से आती है। मेरी कौन गति बजना थोड़े हिंदी अच्छी, अंग्रेजी चौपट, वो करें, ये वर्ग सबसे बड़ा होगा। हाँ, इसको हम मान लेते हैं करीब 70 के आसपास। अंग्रेजी अच्छी, हिंदी चौपट है, उसमें 1, 2, 3 लोग ऐसे हैं। अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी चौपट है, और ये वर्ग हिंदी साहित्य क्लास में हुई है, और ये वर्ग हिंदी साहित्य क्लास में हुई है, ठीक है। इसी बड़पन कहा गया है शास्त्रों में, उदात की गरिमा इसी के भिन्न भिन्न नाम है। चलिए आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, तो क्या जरूरी है, मतलब जैसे मैं अपने आप को भी उस वर्ग में रख लेता हूँ कि मुझे दोनों भाषाओं से बराबर मोहब्बत रखना है, ठीक है। एक तरह मैंने खूब सुना है बच्चों से, बोलते हैं सर मेरा मीडियम इंग्लिश था ग्रेजुएशन में ना, बीटेक में ना, तो मेरी हिंदी खराब हो गई। अच्छा कैसे खराब हुई, किसने खराब की? नहीं सर, फिर बोलते सर मेरा हिंदी बचपन है ना, मीडियम बचपन से, इसलिए इंग्लिश खराब है। ऐसा दिमाग में बैठा है कि हिंदी अच्छी होने का मतलब इंग्लिश खराब होकर रहेगी।